भाई गुड आफ्टरनून, लवली मंडे आफ्टरनून, एकदम बढ़िया बढ़िया बारिश हो रही है और लोग नहा रहे हैं बारिश में। और हम हैं जो यहाँ काम में लगे हुए, हम भी काम की बारिश में नहा रहे ले। तो कुछ अप्रतिम डायग्राम्स, अभी ये ऑनलाइन लेक्चर की वजह से मुझे डायग्राम भी बनाने पड़े, काफी मेहनत लगी क्योंकि एमएफ हुसैन का खास आशीर्वाद तो है नहीं मुझ पे। तो ड्राइंग में ई या एफ बेचारे दे देते थे ड्राइंग के टीचर कि भाई इससे ज्यादा ड्राइंग मत बनाना, नहीं तो रोना आ जाएगा। मेरा ड्राइंग पेपर देख के टीचर बोलते रुलाएगा क्या पगले, रहने दे यार। तो कोशिश करी है मैंने बनाने की। और हमको हर केस में, आई एम श्योर यू हैव योर बुक्स ओपन, एंड हर केस में हमको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये फाइंड करना है। आई होप आपको लास्ट टाइम लेंजिस लॉ का प्रोसीजर याद है। सबसे पहले तो लेंज लॉ याद है आपको कि इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स। बराबर है, अपोज करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंड किस तरह किया जाता है, हमारे पास 4 स्टेप थे, आई थिंक 5 एक्चुअली। पहला, बी बार का डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे। सेकंड, ए बार का डायरेक्शन ऐसा चूज करेंगे कि इट लाइज बिटवीन 0 एंड 90 विद बी बार। जो ए बार और बी बार का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ स्टेप, अगर फ्लक्स आपको पता चले कि डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन पलट दीजिए, एंड अगर इंक्रीज हो रहा है तो वही डायरेक्शन जो आपका बी बार और ए बार का है वही फ्लक्स का है। एंड लास्टली, लेंस ने कहा फाइनल अपोज करो, तो फाइनल पलटी मारने का। ओके, तो एक एक एक्चुअली बहुत बड़ी बात नहीं है, बट डायग्राम जिस तरह है कि आपको थोड़ा समझ में आना मुश्किल हो जाएगा कि ये बनाया क्या है। तो दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के रखें ताकि आप देख सकें इन डायरेक्ट आइडिया फर्स्ट हैंड की क्या बना है। मेरे डायग्राम शायद समझ में आए ना आए। सबसे पहली बात, हम ये मैग्नेट का साउथ पोल इसकी तरफ ले जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में होगा, साउथ टू नॉर्थ। बराबर, तो हमारा बी बार का दिशा ये है। ऑलराइट, दिस इज द बी बार। और हम, ये आपको डायग्राम पता चला, मैंने कोशिश करी है बनाने की कि यहां से यो जाता है, यो 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 पिछवाड़ है, तो बहुत ज्यादा आगे चला गया मैं। ये क्यू है और यहां से अंदर जाता है, अंदर जाता है, अंदर जाता है, अंदर जाता है, और यहाँ पी आता है और यहां से ऊपर घूम के क्यू पे आ जाता है। ओके, अब इसका एरिया वेक्टर में भी इसी तरह चूज कर रहा हूं। ओके, ए बार भी इसी तरफ, इसका मतलब फ्लक्स इस दिशा में बढ़ रहा है। ओके, नाउ ये मैग्नेट हम नजदीक ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं, नजदीक ला रहे, नजदीक ला रहे तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा मतलब हमारा डायरेक्शन बरोबर है। अब आई लेंस की पलटी, इस तरह, इस तरह, मतलब ये करंट यो जा रहा है, यो। डू यू अंडरस्टैंड? यो आके इधर से घूमा, इधर से, और यो आके क्यू से निकला, आर से गया पी की तरफ, और पी से घूम के वापस क्यू पे आया। डू यू अंडरस्टैंड? मैं फिर से एक बार दिखा दूं, बी बार इस तरफ, ए बार इस तरफ, मतलब फ्लक्स इंक्रीजिंग इस तरफ। हमने देखा मैग्नेट नजदीक लेके जा रहे हैं मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब वी आर गुड। तो अब फाइनल लेंस की पलटी, ये डायरेक्शन आया, ये डायरेक्शन मतलब यो है ना, यो मतलब ये करंट यो आएगा, यो जाएगा और क्यू से होते हुए बार से पी पे आएगा। सो टंग क्यू आर पी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो इसका डायरेक्शन है क्यू टू आर टू पी टू क्यू। सो करंट अभी किस तरह लिखूं मैं, क्यू आर पी क्यू। यू कैन चेक द आंसर्स लेटर। सेम हियर। अच्छा भाई, दो दो कॉइल है भाई, एक से डर नहीं लगा तो दो से क्या लगेगा, पर एक टाइम पे एक के साथ ही करने का, बराबर। तो जब इसका और इसका देख रहे हो तो इसको भूल जाओ। ओके, मैंने इसको भुला दिया। सबसे पहली बात, इसको और इसको देखो, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में, साउथ टू नॉर्थ, ये बी बार। इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ चूज करता हूं, ए बार। एंड बराबर, ये हो गया मेरा डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फ्लक्स।
अब इसको और इसको देखो, मैग्नेट नजदीक लेके जा रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं? नजदीक। नजदीक मतलब फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब हमारा डायरेक्शन सही है। अब लेंस की पलटी, ऐसा 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 जा रहा है, मतलब ये यो जाते हुए अंदर जाएगा और पी से बाहर आने वाला है, बराबर। ये ओ और पी से बाहर आते हुए आर और फिर क्यू और फिर वापिस ऐसे। सो इस बार पी से आर से क्यू वाला डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है, पी आर क्यू पी, बराबर। डू यू अंडरस्टैंड? इसमें और इसमें बेसिक फर्क यही है कि इसमें ऐसा आते फिर पी पे आता है, सॉरी क्यू पे आता है, ऐसा आके इधर ऐसा आके तो पिछवाड़े जा रहा है साहब, आपने देखा, ऐसा आके तो इज गोइंग पिछवाड़े, अगाड़ी नहीं आ रहा। ओके, दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई दोनों की दिशाओं में फर्क है। इसकी दिशा ये है। ओके, अब इसको भूल जाओ, इसको और इसको देखो, बी बार का डायरेक्शन अभी भी यही, तो मैं ए बार का डायरेक्शन भी इसी तरह लेता हूं, इस तरह। ओके, अब बी बार का डायरेक्शन ये, ए बार का डायरेक्शन ये, मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन ये। अब ये मैग्नेट इससे दूर, इसको मत देखना, सिर्फ इसको इसको देखना, ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है या नजदीक आ रहा है? दूर दूर जा रहा है, मतलब फ्लक्स घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा की पलटी, और अब फाइनली लेंस की पलटी, ऐसा ऐसा किस तरह, ये डायग्राम गंदा है, ऐसा था ना, वाई जेड एक्स, देखो तो जरा, ऐसा था ना। सबसे पहले ये बी बार और ए बार इस तरफ, पर मैग्नेट दूर जा रहा है, मतलब ये, और फाइनली वापस ये, और आया y पे, y से गया z, z से गया x और फिर से आया, वाह, ये है y z x, वाह। अच्छा, ये भी वैसा ही है, कुछ है नहीं फर्क भाई, दो कोयल है, एंड ये कोयल समझ लो x जो है ना अपनी तरफ है, ये डायग्राम ऐसा बना है, x अपनी तरफ है, ऐसा, ये इधर x है और पिछवाड़े में y और z। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ये कॉइल ऐसा है, x आपकी तरफ है, y और z पीछे है, याद रखना। ये कॉइल ऐसा है और करंट ऐसा जा रहा है, ओके ओके। सो ये करंट बैटरी यहां आ रही है, यहां टोइंग 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 टो। अच्छा, सो ये कॉइल और ये कॉइल, ये कॉइल का करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल, बराबर, इस तरफ। भाई एरिया वेक्टर भी इसका ऐसे ही चूज करो, इस तरफ, मतलब फ्लक्स इंक्रीजिंग इधर। की जस्ट क्लोज, मतलब मैंने जस्ट की बंद किया है, की बंद किया तो करंट घटेगा और करंट बढ़ेगा, सही है? करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, मतलब मेरा डायरेक्शन फ्लक्स का सही है, पर लेंस ने बोला नहीं है, ऐसा एक्स वाई जेड एक्स, बरोबर जा रहे हैं हम, एक्स वाई जेड, मतलब तुम्हारी तरफ से वाई पे जा रहा है, वाई से जेड जा रहा है, और ऐसा। सो क्या नाम देने का इसको, एक्स वाई जेड, कैसा डायग्राम, ऐसा, एक्स वाई जेड एक्स, बराबर, एक्स वाई जेड एक्स, सेम टू सेम, बस फर्क ये हो गया। ओके, फिर से कोयल, फिर से यहां, फिर से एक्स आपकी तरफ है, एक्स आपकी तरफ है, वाई और जेड पिछवाड़े में, और डायग्राम में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट खासम खास आपके लिए मेहनत किया मैं, बाकी जिंदगी में डायग्राम नहीं बनाया। ओके, कॉइल फिर से यही, और अब करंट यहां से आ रहा है, नहीं, करंट यहां से आ रहा है, यो करके पीछे जा रहा है, सो बराबर ना, ये कॉइल करंट, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ये एरिया वेक्टर की दिशा पकड़ता हूं,
एक्स आपकी तरफ, वाई और जेड पीछे। ओके, अब उन्होंने ये रियोस्टैट को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया मतलब रेजिस्टेंस कम किया। रेजिस्टेंस कम किया तो करंट बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस कम करो, आई इज वी बाय आर, रेजिस्टेंस कम करो तो करंट बढ़ेगा। तो करंट बढ़ रहा है मतलब फील्ड बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। वाह, तो बढ़ने वाला डायरेक्शन हमारा ये सही, ये आई लेंस की पलटी ऐसा, मतलब अब वाई जेड से शुरू होते हुए एक्स पे आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? वाई जेड से शुरू होते हुए वो एक्स पे आएगा। मतलब आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं एक्स जेड वाई एक्स, एक्स जेड वाई एक्स। हाय 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 हाय, लवली। अब ये भी वैसा ही है, ये दो सोलनॉइड है, ये दो सुल्लू, एंड इसमें करंट की दिशा मेंटेन करना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, करंट यहाँ जाएगा और ये ऐसा है ना, पीछे से आएगा करंट यहाँ 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 यहाँ, मतलब करंट यहाँ आ रहा है, बराबर, करंट यहाँ है। डू यू अंडरस्टैंड? पॉजिटिव यहां से करंट शुरू होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, वो लवली, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इस कॉइल का एरिया वेक्टर भी इस तरफ, तो बी बार और ए बार दोनों इस तरफ है, फ्लक्स इंक्रीजिंग इस तरफ। अब तुमने ये की खोल दी है भाई, की खोल दी तो करंट घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। करंट घटेगा तो फ्लक्स घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो फ्लक्स के घटेगा के लिए विंग, और अब लेंस की विंग, मतलब ये करंट यहां आएगा और यूं जाएगा। हमने अपना डायग्राम तो बरोबर बनाया ना, सही है भाई, एक्स आर वाई, सही है मेरे भाई, एक्स आर वाई। ओके, एंड इसमें तो मुझे लगा सर ये तो मैं करूंगा, करना फिर। अच्छा, सपोज इस वायर का करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है ऐसा, मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज ये वायर है, ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है ऐसा या ऐसा, इन शॉर्ट इस डायरेक्शन में पकड़ लेता हूं। इस कॉइल का एरिया वेक्टर कैसा है ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? 90, एंड व्हाट इज cos 90? 0, अर्थात फ्लक्स फाई इज बी ए cos 90, तो फ्लक्स ही 0 है, तो क्या इंड्यूस्ड करंट होगा? नो, सो इंड्यूस्ड करंट इज ऑल्सो 0। जब फ्लक्स ही 0 है, फ्लक्स लिंक ही नहीं है, तो खाक इंड्यूस करंट होगा? इंड्यूस करंट की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फ्लक्स है ही नहीं तो चेंज कहां से होगा, और चेंज ही नहीं होगा तो इंड्यूस करंट कहां से होगा? फेयर इनफ। तो ये 6 है जबरदस्त, मैंने एक एक का डायग्राम और ये सब बनाया है, और अब मैं एक ही झटके में सारा डायग्राम उड़ाने वाला हूं। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नो इश्यूज। मैं इसी वक्त न्यूमेरिकल 6.2 दिखाना चाहता हूं आपको दूसरे पेज पे। ब्लू चाहिए, न्यूमेरिकल 6.2 देख रहे हैं आप लोग? मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ, पकड़ो तो थोड़ा एक सेकंड। डायग्राम तो यार डेंजर चीज होती है लाइफ में। डायग्राम बनाना मतलब, और बनाने के बाद उड़ाने में तो ज्यादा दिल दुखता है कि अरे इतनी मेहनत से बना है। भाई घर पे जाके देखना जरूर है इसको, नहीं तो फिर से भूल जाओगे कौन किस तरह जा रहा है। बहुत आसान चीज है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा डायग्राम कैसा है। बाकी डायग्राम अच्छे बने होते ना तो बहुत मजा आता। न्यूमेरिकल 6.2 आपके लिए पेशे खिदमत है, और न्यूमेरिकल को टच मत करी,
भाई न्यूमेरिकल 6.2 में पहले तो मैग्नेटिक फील्ड ये ए है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और इसमें कुछ अजब सा ही एरिया है, कुछ अजब सा, अब ये अमीबा जैसा स्ट्रक्चर है, अब क्या करें। तो ये है, नीचे ए है, बी किधर है, बी बाजू में है, ये रहा, ये सी है और ये डी है। अब क्या बोला है, अ वायर ऑफ इरेग्युलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप, मतलब ऐसा 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 करके वो सर्कल बना है। भाई सबसे पहली बात, बी बार कहाँ है, इसका एरिया वेक्टर भी चूज करो बाहर, ए बार चोजन आउटवर्ड्स, सो फ्लक्स फाई इंक्रीजेस आउटवर्ड्स, वेरी गुड। अब एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, है ना, और फ्लक्स बढ़ेगा मतलब हमारा डायरेक्शन बरोबर है। अब आई लेंस की पलटी, तो करंट कैसा होगा, ऐसा होगा, तो ए बी सी डी ए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ए बी सी डी ए, बराबर इस तरफ। मेरे को लिखा पढ़ी करने की जरूरत है क्या, कि एज एरिया इंक्रीज लिख देता हूं, एज एरिया इंक्रीजेस phi also increases, so finally by Lenz law reverse, इतने में समझ जाओगे आप, आई एम श्योर। और नहीं समझ जाओ तो मेरे को पूछ लेना कि सर कैसा किया, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये ए बी सी डी ए जाने कैसे हुआ। और इधर है गोल गोल, ये अभी भी बी बार तो बाहर ही आ रहा है भाई, और इधर है पूरा गोला, और ये गोले का नामकरण कुछ मालूम नहीं है, तो जो भी है ए बी सी डी, ए नीचे है, अच्छा ऐसा ही है, ए है, बी है, सी है, डी है। अच्छा भाई सबसे पहले बी बार किस तरफ, बाहर की तरफ, तो इसका ए बार भी चूज किया बाहर की तरफ, फ्लक्स इंक्रीजिंग बाहर की तरफ, सो बी बार आउटवर्ड्स, A bar chosen outwards, so flux phi increases outwards. अब इसका एरिया कम हो रहा है और एक डंडा बना रहे हैं, ऐसा डंडा, शायद आपने देखा हो डंडा, और डंडे में भी अक्सर वैसे ही ये ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश, ये डी डैश। भाई पहली बात, ये सर्कल का एरिया कम हुआ ना, अब ये ब्रेड का लोफ बन गया, बराबर, सो एरिया डिक्रीजेस, एज एरिया डिक्रीजेस फ्लक्स फाई आल्सो डिक्रीजेस, सो रिवर्स, फाइनली अकॉर्डिंग टू लेंस अगेन रिवर्स। तो इतना सारा रिवर्स करके कहां जाएंगे सर, रुक जाओ यार, पहले तो बी बार बाहर की तरफ, ए बार बाहर की तरफ, फ्लक्स इंक्रीजिंग बाहर की तरफ। अब फ्लक्स डिक्रीजिंग तो पलटी, और अब लेंस की पलटी टॉइंग, तो ऐसा जा रहा है, सो ए डैश डी डैश सी डैश बी डैश, ए डैश डी डैश सी डैश बी डैश, ए डैश डी डैश सी डैश बी डैश। चेक कीजिए और आनंद कीजिए। भाई पिछवाड़े में इसको बी को डी और डी को भी ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा कुछ मैंने नोटिस किया था एक बार बचपन में जब देख रहा था मैं, तो ऐसा सब सीन सपाटा था। जस्ट हैव अ लुक, लुक लुक लुक, अरे बाबा लुक, ओके सर ये फर्स्ट में बी बार अंदर जा रहा है, बी बार, ये भाई ये बाहर नहीं आता ऐसा, तो टेक्स्ट बुक में क्रॉस दिया है, क्रॉस कहाँ है, मेरे को तो डॉट लग रहा है, क्रॉस है, अरे क्या, अरे एकदम बाबा छोटा सा क्रॉस है, अरे बाप रे, वो तो सर्कल का डॉट है, वो एरिया इंक्रीज किया ना उसका है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में बड़ा क्रॉस है क्या, मेरी टेक्स्ट बुक में तो एकदम डॉट जैसा क्रॉस है। अब तूने बोला तुम्हें एकदम नजदीक ले गया, तो कुछ क्रॉस जैसा महसूस हो रहा है। भाई मैंने डॉट करके किया है,
अगर क्रॉस करके करो तो क्या होगा, पलट जाएगा डायरेक्शन, रिवर्स। रिवर्स हो जाएगा। मतलब जो ए बी सी डी ए है वो अब ए डी सी बी ए हो जाएगा। तो मैं लिख ही देता हूं यहां पे, इफ बी बार इज गोइंग इन इनसाइड देन, मैंने इतनी बार, ये 2 साल से मैं टेक्स्ट बुक पढ़ा, मैं आज एकदम नजदीक से देखा तो क्रॉस दिखाई दिया, मैं अब तक डॉट ही ले रहा था इसको। पर कंसेप्ट सही है तो डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सा है, अगर बी बार गोइंग इनसाइड तो आपका आंसर क्या आएगा, मेरी लाल पेन कहां गई, जो ए बी सी डी ए है अब वो ए डी सी बी ए हो जाएगा, ए डी सी बी ए, बराबर है भाई। जैसा कंसेप्ट रहता है वैसा काम होता है। मैंने डॉट लेके किया, वो कल एग्जाम में क्रॉस लेके पूछे, अब पता चला क्रॉस है, क्रॉस लेके पूछे, क्या फर्क पड़ता है। ऑलराइट, सो फंडा तो वही है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ इट इज। शैल आई टेक इट ऑफ नाउ। ऑलराइट, नए टॉपिक पे चलते हैं, एडी करंट्स। ओके, एडी करंट्स, इसमें कुछ येड़ा वेड़ा नहीं है। तो सर ये नाम कैसे पड़ा, एडी करंट्स? अच्छा, आपको पता है, यू नो दरिया में जब पानी गोल गोल घूमने लगता है तो उसे कहते हैं वर्लपूल, वर्लपूल, ऐसा ऐसा ऐड भी आता है, उसमें ऐसे ही गाना गाते हैं। तो दरिया में, ओशन में ऐसा वर्लपूल होता है, पानी गोल गोल घूमने लगता है। उसी तरह नदी में या छोटे छोटे वाटर बॉडीज में जब पानी गोल गोल घूमते लगता है छोटे छोटे पाथ पे, इसको कहते हैं एडीज, बराबर। इतने से ही एरिया में पानी गोल गोल घूमने लगता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडीज। तो एडी करंट का फंडा भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि गोल गोल घूमने वाला करंट है ये। ओके, इसको देखने वाले सबसे पहले थे फौकॉल्ट, नाम थोड़ा सा अजीब है, इट्स प्रोनाउंस्ड एज फौकॉल्ट। ओके, तो फ्रेंच साइंटिस्ट थे फौकॉल्ट, उन्होंने ये सबसे पहली बार देखा। ये फंडा क्या है? अच्छा, हमने अब तक कॉइल देखे हैं, कॉइल में करंट घूमते हुए देखे हैं, ओके, वी आर ऑल गुड। बट अगर कॉइल ना हो और कोई मेटल का टुकड़ा हो, तो मेटल का टुकड़ा, जैसे लोखंड की प्लेट, मेटल की प्लेट, तो उसमें कैसे इंड्यूस करंट वगैरह होगा, क्यों नहीं होगा? लेट अस सी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं जो सबसे पहले फौकॉल्ट ने देखा था। एक मेटल की प्लेट ली गई है एंड ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंड एज यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब ये प्लेट अंदर जाती है, मैंने इसको ऑसिलेशन करने के लिए छोड़ा, ये सपोज इस तरह मैं दिखाऊं आपको कि these are the two plates of the bar magnet, and there is this plate which is doing oscillations between these two poles of the magnet. मैंने इसको ऑसिलेशन करने के लिए छोड़ा, टिक टॉक, अच्छा मैं घुमा देता हूं, टिक टॉक 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 टिक टॉक। You know, this is called damped oscillations. If you remember chapter 14 oscillations, so the amplitude of the oscillations is decreasing with time. Such oscillations are called damped oscillations. यहां पे तो मैं और कोई मीडियम भी नहीं ले रहा हूं, तो ये डैम्प क्यों हुआ, क्यों होना है डैम्पिंग, बताता हूं मैं। सो व्हेन अ मेटालिक पेंडुलम is made to oscillate between a magnetic field between two poles, then it performs damped oscillations. And let me tell you, such damping is called electromagnetic damping. मतलब ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हुआ है। क्या हुआ? अच्छा ध्यान से देखिए, यू नो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, व्हेन इट्स लाइक दिस व्हेन द पेंडुलम इज कमिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, लेट अस चूज, ये जो प्लेट है, छोटी सी प्लेट लेते हैं, छोटी सी प्लेट, ये लो छोटी सी प्लेट, हमेशा मेरा मोबाइल काम में आ जाता है, टिक टॉक ऐसा ऑसिलेट कर रहा है।
मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इसका एरिया वेक्टर भी चूज करो कैसा, ऐसा। नाउ दिस प्लेट इज कमिंग फ्रॉम जीरो मैग्नेटिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन सही है, और फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस करंट पैदा होगा, जो लेंस ने बोला ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे, बराबर। एंड सो ये जब अंदर आ रहा था तो कैसा था, ऐसा, ये वो ऐसा। और जब ये यों गया, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड में आया, और जब ये बाहर जाने लगा, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है। नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम फुल मैग्नेटिक फील्ड टू जीरो मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। फुल मैग्नेटिक फील्ड टू जीरो मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो ये हमारे फ्लक्स के इंक्रीज का डायरेक्शन है, ये पलट दिया मैंने डिक्रीज का डायरेक्शन, और अब लेंस की पलटी, मतलब करंट अब यह होगा। ओ माय गॉड, इसका मतलब है जब ये गंदा डायग्राम है यार, ये डायग्राम मेरे बस की बात नहीं है। हाय रामा, हो गया ड्रामा। अरे यार, कैसे बनाओ 3 डायमेंशनल डायग्राम? डायग्राम की भी ट्रेनिंग देनी होती है आपने को। यो जाता है तब ये फिर से भूल गया मैं, बी बार इस तरफ, ए बार इस तरफ, फ्लक्स इंक्रीज इस तरह, तो ये बराबर है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो अब ऐसा आया, तो ऐसे आ रहा था करंट। एंड अब यो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया इधर, पर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा, और ऐसा नहीं, ऐसा, ये ऐसा जा रहा है। ऑलराइट, सो आपने देखा दोनों जगह पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसता है तब करंट कुछ और है, और जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलता है तब करंट कुछ और है, दिशा बदल जाती है। एंड दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द मोशन। लेंस ने बोला था कि इंड्यूस करंट विल बी इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कौन प्रोड्यूस करा रहा है? मोशन। तो ये मोशन को अपोज करेगा। तो जब ये मैग्नेट यहां जा रहा है, ये मेटल प्लेट यहां जा रही है, तब इंड्यूस करंट इस दिशा में जाएगा, और जब वो यहां जा रही है तब भी उसको अपोज करेगा। इन शॉर्ट, जब वो यहां जाता है तो इसको इस तरफ अपोज करता है, जब वो इस तरफ आता है तो उसको इस तरफ अपोज करता है। अपोज करते करते बेचारे की हालत खराब हो जाती है, एनर्जी सारी लूज हो जाती है, और एम्पलीट्यूड घटने लगता है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। दिस इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट्स। छोटे छोटे करंट्स घूमते हैं पूरे मेटल प्लेट में। इंड्यूस्ड करंट्स डेवलप in the plate due to change in magnetic flux, and by Lenz's law these currents oppose the motion of the plate, and thus the plate performs damped oscillations। तो कोई भी चीज जिसमें आपने देखा इसमें करंट गोल 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 घूमते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि एक प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, बाहर जा रही है, आ रही है, बाहर जा रही है, उसमें ही होगा नहीं। कोई भी जैसे कोई बड़ा सा बॉडी हो, जैसे कोई बड़ा सा चक्कर हो, चक्कर बोलो या क्या बोलो, प्लेट हो, मेटालिक प्लेट, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में गिर रही हो, इट इज फॉलिंग लाइक दिस एंड magnetic field is perpendicular, even then eddy currents will be developed and they will oppose the downward motion of the conductor. As a result, suppose ये बॉडी है और मैं ऐसा डालता हूं, do you agree it is free fall under gravity? कितने ग्रेविटी, कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे गिर रहा है जी? अगर कोई बॉडी है और उसको मैं छोड़ूं तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा जी? पर अगर मैं किसी मेटल प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ूं तो अपना एडी करंट्स की वजह से जो अपोज करेंगे उसका डाउनवर्ड मोशन, तो उसका एक्सेलरेशन होगा लेस देन जी। लोग बोलते हैं सर लेस देन जी मतलब किस तरह होगा? सपोज मैंने यहां से फेंका, ये जी से आया, पर अगर मैं यहां से फेंकूं और मैं फूंक मारता रहूं
डू यू अग्री? एक अपवर्ड फोर्स डेवलप हो गया जो इसके फ्री फॉल को रोकेगा. तो विल दिस ढक्कन फॉल विथ एन एक्सीलरेशन जी? नो, इट विल फॉल विथ एन एक्सीलरेशन लेस देन जी. सो मैं एक्चुअली बुक में नहीं लिखा पर फिर भी मैं लिख देता हूं कि इफ अ मेटेलिक प्लेट, मेटेलिक मेड नहीं, मेटेलिक प्लेट is made to fall in a vertical magnetic field, then due to eddy currents which oppose the motion of the conductor, it falls with an acceleration less than g. g बोले तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. और अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे कहा एडी करंट्स डेवलप होते हैं, वो अपोज ही करते हैं, तो एनर्जी हमारी कम हो ही जाती है. बेचारे की एनर्जी हीट एनर्जी बन के निकल गई. तो कोई तरीका है इनको अपोज करने का? नहीं. एडी करंट को अवॉइड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन को अवॉइड करना क्या मुमकिन है? नहीं. फ्रिक्शन, तुम चलोगे तो तुम्हारे और जमीन के बीच में फ्रिक्शन हो ही जाएगा. तो जैसे फ्रिक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते, सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं, उसी तरह एडी करंट्स को अवॉइड नहीं कर सकते, उसे सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं. दो तरीके हैं एडी करंट्स को रिड्यूस करने के. एक है एरिया कम कर दो, स्लॉट बना दो. कैसे दिखाता हूं. एडी करंट्स, पहले दो बात तो कर लो एडी करंट्स की. एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल as they cause loss of energy by heating. They cannot be avoided, they can only be reduced, and as I said, two ways to reduce eddy currents. One is by using slots. Now what is slots? Two ways to reduce eddy currents. One, by making slots. Now what are slots? Suppose ये तुम्हारी प्लेट है, तो इसमें छोटे छोटे स्लॉट बना दो. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा एक कंघी जैसा बना दिया मैंने, छोटे छोटे स्लॉट काट दिए. इससे क्या फायदा होगा कि जो एरिया मिलता है करंट को घूमने में, यहां पूरा एरिया मिलता है घूमने में, पर यहां एरिया कम हो जाएगा. एंड एज अ रिजल्ट, एरिया कम हो जाने से, डू यू अग्री, एडी करंट का असर भी कम हो जाएगा. सो एज एरिया डिक्रीजेस, सो वैल्यू ऑफ एडी करंट्स also decreases, and as a result उसका असर भी डिक्रीज हो जाएगा. सेकेंड, by using insulated sheets, insulated metal sheets with lacquer or varnish. you know, जैसे तुमने एक बड़ा मेटल का टुकड़ा लिया, तो बड़ा मेटल का टुकड़ा मत लो, पतले 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 बहुत सारे टुकड़े लो, और वो बहुत सारे टुकड़ों को बीच बीच में थोड़ा इंसुलेशन लगाओ, थोड़ा लैकर लगाओ, यू नो वार्निश जो पेंट जैसा होता है वो लगाओ बीच बीच में. तो उससे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कम एरिया में एक्ट करेगा और तुमको एडी करंट का लॉस कम होगा. सो द सेकेंड आइडिया इज टू यूज इंसुलेटेड शीट्स विथ लैकर और वार्निश, खास करके ट्रांसफॉर्मर कोर्स, used in transformer cores and stuff like that. क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कोर्स जो है उनको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होना पड़ता है, तो एडी करंट का लॉस बहुत आता है उसमें. तो ट्रांसफॉर्मर कोर्स में वो लोग एक बड़ा सा मेटल का गट्ठा लेने की बजाय छोटे छोटे पतले पतले मेटल के बहुत सारे स्लाइसेस लेते हैं, उन सब को लैकर या वार्निश लगाते हैं और फिर जोड़ते हैं. तो उससे एडी करंट का लॉस हमारा काफी कम हो जाता है. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एडी करंट साला लॉस ही करता है.
नहीं, कुछ कुछ जगह पे काम भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो हो गया हमारा एडी करंट्स का यूज 3-4 चीजों में है। वन, लोग बोलते सर एडी करंट कैसे यूज हो जाएंगे, मैं उनसे पूछता हूँ फ्रिक्शन कैसे यूज होता है? फ्रिक्शन भले अनडिजायरेबल है, भले एनर्जी लूज कराता है, बट वो है तो बहुत सारी चीजें है ना। वो है तो तुम चल पा रहे हो, वो है तो गाड़ियां मोशन है गाड़ियों का। अगर वो है ही नहीं तो फिर तुम चलोगे तो रुकोगे नहीं, और रुकोगे तो चल नहीं पाओगे। सो दिस इज लाइक दैट, हर चीज का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। यूजेस ऑफ एडी करंट्स, फर्स्ट दे आर यूज्ड इन द ब्रेकिंग सिस्टम्स ऑफ ट्रेन्स। जो हाई स्पीड ट्रेन होती है उसमें नॉर्मल ब्रेक्स के साथ साथ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स भी लगाई जाती है। नाउ देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नियर द रेल्स विच व्हेन दे आर टर्न्ड ऑन, वो एडी करंट्स पैदा करते हैं, और एडी करंट्स जो है वो मोशन ऑफ द ट्रेन को अपोज करते हैं। एंड ड्यू टू दिस अपोजिंग मोशन ऑफ द ट्रेन, द ब्रेक ऑफ द ट्रेन्स कैन बी यूज्ड विथ ग्रेटर इफेक्ट। सो दीज आर मैग्नेटिक ब्रेक्स which are used in high speed trains. Secondly, they are used in induction furnaces, जिसमें सपोज कोई मेटल को पिघलाना है तो आप उस मेटल पे वायर बाउंड कर दो एंड स्ट्रॉन्ग करंट पास करो। स्ट्रॉन्ग करंट पास करोगे, हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, हाई करंट्स पैदा होंगे, और ये हाई करंट्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेटल जो है वो पिघलने लगेगा। सो इंडक्शन फर्नेसेस में आग वाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोयला वुड जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ करंट पास करो और चीजें पिघलना शुरू हो जाती हैं। दैट इज व्हाट इज इंडक्शन फर्नेस। द थर्ड इज यूज्ड इन सम गैल्वेनोमीटर्स। कुछ कुछ गैल्वेनोमीटर के कोर्स में हम वायर बाउंड करते हैं, एंड उससे क्या होता है कि एडी करंट पैदा हो जाता है, एंड एडी करंट के पैदा होने से वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आके खड़ा हो सकता है। वेरी लेस लॉस इन एनर्जी, सो स्प्रिंग लगाने का फंडा नहीं होता। सो दैट इज गैल्वेनोमीटर। एंड फाइनली एडी करंट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मीटर्स, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। वेल, टू बी वेरी फ्रैंक, अब ये सिस्टम तो आउटडेट हो गया है। अगर शायद आपने कभी देखा हो अपने पिताजी को पूछना या किसी बड़े को पूछना, पहले पहले क्या होता था, जो नीचे मीटर रूम होता है, यू एवर सीन अ मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जिसपे यूनिट्स काउंट होते हैं अपने, नीचे मीटर रूम में होता है बिल्डिंग के। तो उसमें पहले पहले एक शाइनी डिस्क हुआ करती थी जो घूमती रहती थी। आप पंखा चला रहे हो, लाइट चला रहे हो, धीरे धीरे घूमेगी, बट अगर आप एसी चला रहे हो, गीजर चला रहे हो, जनरेटर चला रहे हो तो फास्ट फास्ट घूमेगी। तो ये घूमती किस वजह से? ये घूमती है एडी करंट्स की वजह से। और इसमें एडी करंट्स आते कहां से? एडी करंट्स आते हैं ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज डेवलप्ड बाय द अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दैट यू यूज। तो जितना ज्यादा अल्टरनेटिंग करंट तुम इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा वो डिस्क घूमेगी, उतना ज्यादा एडी करंट पैदा होगा। इससे वो बिजली के बिल वाला आके देखेगा कि अच्छा ये बहुत है बिजली यूज कर रहा है आजकल। पहले पहले सिचुएशन में ऐसा होता था, कुछ लोग इस सिचुएशन, इस चीज के साथ टेम्परिंग कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, इसी डिस्क के ऊपर अगर मैं कोई दूसरा मैग्नेट लगा दूं तो डू यू अग्री, ड्यू टू दिस अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड ये धीरे धीरे घूमेगी, अब एडी करंट कम पैदा होंगे। तो कुछ लोग ये जैसे बॉल टेम्परिंग होता है वैसे मीटर टेम्परिंग भी करते थे। तुम चाहे बहुत सारी चीजें यूज करो, एसी यूज करो, गीजर यूज करो, पर तुम्हारा बिल तो कम ही आएगा। तो इसीलिए पावर कंपनी वालों ने क्या किया, ये धंधा ही बंद कर दिया, ये एनालॉग मीटर बंद ही कर दिए, अब डिजिटल मीटर आ रहे हैं। तो डिजिटल मीटर्स में तुम कोई टेम्परिंग नहीं कर सकते। तुमको पता है, तुमने कभी डिजिटल मीटर देखा है नीचे जाके? वो पूरा उसका फिट होता है, देयर इज अ सील। Only the power company guy can come and break open the seal to find out if there is some problem in your DP. बाकी तुम जाके अरे खोल, नहीं खुलेगा। वो सिर्फ पावर कंपनी का एम्प्लॉई ही खोल सकता है। Only he has the authority. और अगर आया और देखा खुला हुआ है, वो टच नहीं करेगा। तुमको अब जो करना है वो कर लो, अब तुम जाओ, तुम्हारा गया है, तुम्हारा लोचा हो गया। तो दिस इज हाउ आजकल अब डिजिटल मीटर्स आ गए। This was for analog meters. So ये सारी
कुछ कुछ चीजें यूजेस ऑफ एडी करंट्स है, दो दो लाइनें लिखी हुई हैं टेक्स्ट बुक में, आप जाके पढ़ सकते हो, देखो क्या है क्या नहीं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स में काम आए। ऑलराइट, सो दिस वाज एडी करंट्स फॉर यू। लेट्स मूव ऑन और एक नया आइडिया एंटर करते हैं, इंडक्शन। नाउ व्हाट इज इंडक्शन? लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, लेट्स टेक अ 30-second ब्रेक एंड लेट्स कम बैक। गला सूख गया मेरा। सो एंड जब वापस आएंगे तो नया टॉपिक आएगा विच इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ओके, ये क्या है पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज अ कॉइल, ओके, एंड दिस इज अ वेरिएबल बैटरी, इसके अक्रॉस एरो मारा, which means it's a variable battery. In short, you can change the amount of current flowing through the coil. Okay, this is a key, this is a variable battery, and this is a coil. Hold on and let's get back to business in some time. Just a minute. So हमारा कॉइल यहां है पेशे खिदमत, ये वेरिएबल बैटरी और ये की। नाउ अंडरस्टैंड दिस, व्हेन करंट passes through the coil, do you agree magnetic field will be linked with the coil? Current passes through the coil, then like a solenoid, this is like a solenoid. So when current passes through the coil, magnetic field will be linked with the coil, and due to field linking with the coil, flux will also be linked with the coil. Now the consider, मैं पहले लिख देता हूं, consider a coil of n turns, current I passes through the coil and magnetic flux is linked with the coil. Now understand this, जितना flux link होता है, let us say phi is the flux linked with each turn. What is the total flux linked with n turns? N phi. So total flux, isn't it proportional? अच्छा मैं पहले वो लिख देता हूं, total flux is proportional to the amount of current flowing through the coil. Somebody will ask me, sir ऐसा कैसा? भाई करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। सो टोटल फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ करंट। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फील्ड और कंसीक्वेंटली उतना ज्यादा फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स, लेट अस कॉल इट n phi, is proportional to current I. Let me introduce a constant of proportionality. ब्लू में लिखेंगे n phi is Li. सर ये L कौन है? L is a constant which is called coefficient of self-induction of the coil, or it is also called self-inductance of the coil. Alright, this L is the self-inductance or inductance of the coil. Now let's differentiate equation 1 with respect to time. Differentiating equation 1 with respect to time. So what do we get? D by dt of n phi is d by dt of Li. n आ गया बाहर तो n d phi by dt, isn't it? L आ गया बाहर क्योंकि L constant है, L di by dt. Now understand this. When current changes, you agree the flux linked with the coil changes, and whenever flux linked with the coil changes, EMF is induced. So when current I changes, magnetic flux also changes, and hence EMF is induced. भाई आप महान लोगों में से किसी को भी
इंड्यूस्ड ईएमएफ का बेसिक इक्वेशन पता है क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ, डोंट वरी, मैं हूं ना. बेसिक इक्वेशन एप्सिलॉन इज माइनस एन d phi by dt. But n d phi by dt, isn't it L di by dt? Oh, so epsilon is minus L di by dt. This is equation number 3 and this is the equation for self-induced EMF. अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा सेल्फ इंडक्शन के बारे में. हर बार सुनाता हूं मैं. अच्छा, सपोज यू नो, लेट अस कंसीडर मॉम एंड ध्रुविल. बराबर, मॉम एंड ध्रुविल सामने बैठा है. सामने तो नहीं बैठा, स्क्रीन के पीछे बैठा. वो मूवी देखने गया. भाई कौन सी मूवी? कब्रिस्तान का चौकीदार. हॉरर मूवी थी. तो ध्रुविल गया, अकेला गया पिक्चर देखने. कोई नहीं, कोई दोस्त यार कुछ नहीं. गया, पिक्चर देखा. बड़ी हॉरर मूवी थी और बहुत ही डरावने डरावने सीन थे. फिर वो मूवी देख के वापस आया, घर पे गया, कपड़े वपड़े बदले, सोने की जगह पे आया और जैसे ही वो सोया उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई बेड के नीचे से आके उसका गला घोंट रहा है. उसको ऐसा लगा कि छत पे से खून की बारिश हो रही है. उसको ऐसा लगा कि कोई सफेद कपड़े पहने खिड़की के आर पार घूम रहा है. ये सब सोच करके उसके मन के विचार ये सब वो होने लगे और वो उठा और फ्रिज खोला और ठंडा पानी पिया. स्टोरी इज ओवर. ओके, स्टोरी इज ओवर. बस स्टोरी ओवर होने के साथ, स्टोरी के साथ 3 सवाल है अभी. पहला सवाल, भाई मूवी देखने कौन गया? ध्रुविल. सेकेंड, डर किसको लगा? ध्रुविल. थर्ड, पानी किसने पिया? ध्रुविल. ये तीनों सीक्वेंसेस ध्रुविल के साथ हो रहे. दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन. ध्रुविल को क्या किसी और ने डराया? नहीं, ध्रुविल ने ही खुद को डरा डाला. बराबर, ध्रुविल के डर में किसका हाथ है? किसी और का नहीं, ध्रुविल का खुद का. सो दिस इज सेल्फ इंडक्शन. अब यही आइडिया यहां पे लेते हैं. भाई करंट किस में चेंज हो रहा है? कॉइल में. फ्लक्स किसके साथ चेंज हो रहा है? कॉइल के साथ. ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा है? कॉइल में. क्या ये तीनों चीजें इसी एक कॉइल के साथ हो रही हैं क्या? जी हां. करंट किस में चेंज? कॉइल में. फ्लक्स किसके साथ चेंज? कॉइल के साथ. ईएमएफ किस में इंड्यूस? उसी कॉइल में. अगर ये तीनों चीजें इसी कॉइल के साथ हो रही हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. खुद का ही खुद के साथ. दैट इज व्हाई समटाइम्स सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ. खुद ही खुद को मतलब डरा डाला या खुद का ही खुद के साथ लिंक कर डाला. तो दिस इज आल्सो कॉल्ड. भाई कुछ गलत सलत मत समझ लेना यार. आप लोग सही समझो ना समझो, गलत पहले समझ लोगे. सो दिस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ is also called back EMF. खुद के ही साथ. अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो L की है. L कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है या सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ L इज, भाई पहला इक्वेशन याद है, N phi is Li. तो L को आइसोलेट करो. isn't L equal to N phi by I? फ्लक्स किस में होता है? वेबर. करंट किस में होता है? एम्पियर. सो ऐसा यूनिट ऑफ L इज वेबर पर एम्पियर. ओके, तुम्हारा पहला इक्वेशन आया वेबर, पहला यूनिट आया पर एम्पियर. एंड दूसरा एक यूनिट भी है. यहां से L को आइसोलेट करो. ये वोल्ट में होता है, ये सेकंड में होता है, ये एम्पियर होता है. सेकंड यहां ले गया, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर और वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. एंड ये सब का बेस्ट एक ही नाम, हेनरी. बिकॉज ये सारी एक्सपेरिमेंट्स जोसेफ हेनरी ने की थी अमेरिका में. इसलिए हेनरी की यूनिट, हेनरी के नाम को
इंडक्टेंस का यूनिट करके यूज किया गया, इट इज कॉल्ड एच। जैसे आई एम श्योर यू नो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन। उसी तरह वेबर पर एम्पियर या वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर इज ऑल्सो कॉल्ड हेनरी। एंड नाउ सर ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, let me introduce you to the last or the third in the trilogy of electrical devices। तीन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। रेजिस्टर से चैप्टर 3 में मिले थे, कैपेसिटर से चैप्टर 2 में, इंडक्टर से हम मिल रहे हैं चैप्टर 6 में। सो इंडक्टर होता क्या है? अ डिवाइस दैट possesses the property of self induction is called an inductor। और उसका सिंबल कुछ इस तरह होता है, कॉइल जैसा, ओके, डिनोटेड एज एल। जहां से करंट एंटर करता है उस साइड को पॉजिटिव लिया जाता है, जहां से करंट निकलता है उस साइड को नेगेटिव लिया जाता है। Now, before I go further, tell you more properties, yeah, derive some equations, I need to ask you a very important thing. For example, तुम इंजीनियरिंग में जाओगे या कहीं भी जाओगे तो पूछेंगे रेजिस्टर क्या होता है रे? तुम बोलोगे सर रेजिस्टर ऐसा 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 ड्रॉ करते हैं, आर लिखते हैं, होता क्या है? So you will tell them the property of a material to oppose the flow of current is called resistor. So resistance. So resistor opposes the flow of current. This is very good. What does a capacitor do? What is a capacitor? मैंने सिखाया था आपको, a device that stores charge and also stores electrostatic potential energy is called a capacitor. Capacitor क्या होता है? Device that stores charge and stores electrostatic potential energy is called a capacitor. उसी तरह पूछेंगे ये इंडक्टर क्या करता है बाबा? तो बोले मालूम नहीं सर। मालूम नहीं तो फिर वापस 12th में जाओ, इधर क्यों आए? वैसे 12th में तो नहीं जा सकते यार, एक बार जो कर लिया सो कर लिया। तो मेरा ये धर्म बनता है आपको ये बताना कि इंडक्टर करता क्या है। तो ब्लू कलर में लिखा जाएगा एन इंडक्टर डज इट अपोज करंट? नो, वो तो काम रेजिस्टर का है। एंड इंडक्टर तो किसको अपोज करता है? वो opposes the growth or decay of current in the coil। इंडक्टर करंट को अपोज नहीं करता, करंट के चेंज को अपोज करता है। करंट अगर चेंज होने की कोशिश करेगा इंडक्टर उसको अपोज करेगा, करंट को अपोज नहीं करता। तो अपोजेस द ग्रोथ और डीके ऑफ करंट इन द सर्किट। एंड नॉट ओनली दैट, it also stores magnetostatic potential energy। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने का काम कैपेसिटर का है, मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करने का काम इंडक्टर का है, चार्ज स्टोर करने का काम कैपेसिटर का है, चेंज ऑफ करंट अपोज करने का काम इंडक्टर का, याद रखिएगा। अच्छा, तो ये होता है इंडक्टर जो ये काम करता है। एंड हम जानना चाहते हैं अगर एनर्जी स्टोर करता है कितनी करता है? तुमको चुपके से याद दिला दूं, यू नो अगर C कैपेसिटर है एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेस, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड? हाफ CV स्क्वायर। यू रिमेंबर दैट? हाफ CV स्क्वायर। उसी तरह यहां के इक्वेशन में क्या आएगा पता नहीं, देखते सर। तो आओ चलो इसके एनर्जी का इक्वेशन लाने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन, लेट अस फाइंड आउट। अच्छा भाई आपको तो पता ही है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द इक्वेशन फॉर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भाई कितना? 1 भाई पावर, इलेक्ट्रिकल पावर
is given as, I'm sure everybody knows power is given as epsilon I. याद है थर्ड चैप्टर में किया था, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट. अच्छा, पावर इज ऑल्सो रिटन एज dw by dt, isn't it? तो पावर इज dw by dt and epsilon is written as L di by dt. मैं नेगेटिव साइन को उड़ा रहा हूं, L di by dt, और ये आई यहां गया. वाह, dt dt कट. So do you agree dw is Li di, integrating both sides? इंटीग्रल dw is इंटीग्रल Li di. जब करंट जीरो है तो वर्क डन जीरो है, और करंट आई तक लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा W. सो इंटीग्रल dw is W and this is L. What is इंटीग्रल I di? I square by 2, जीरो से लेकर I तक. तो W and this work done is stored as potential energy. So हम वर्क की जगह U लिखने वाले, U is half Li square. Are you enthused? Are you surprised? वहां था हाफ CV square. C was capacitance. यहां है हाफ Li square. L is inductance. वहां पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एनर्जी स्टोर होती थी, तो V स्क्वायर था. यहां करंट फ्लो होने की वजह से स्टोर होती है, तो I स्क्वायर है. सो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ Li स्क्वायर. You understand this? Alright? So this is the idea of energy stored in an inductor. मैं एक अनरिलेटेड वो करना चाहता हूं, बस अनरिलेटेड नहीं है एक्चुअली, बट रास्ते में ही आता है तो मैंने सोचा कर दूं. भाई हर कॉइल में खुद की एक इंडक्टेंस होती है, तो राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि सोलेनॉइड में कितनी इंडक्टेंस होती है. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. भाई एकदम इजी पीजी जैपन इजी है. सबसे पहली बात तो सोलेनॉइड कंसीडर करो. कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L. It has n turns per unit length and current I is flowing through it. Okay. सबसे पहला काम, भाई what is the magnetic field inside the solenoid? Anybody? है जी? म्यू नॉट छोटा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड. बहुत ही फेमस इक्वेशन है, बी म्यू नॉट छोटा एन आई. अब सपोज सोलेनॉइड का एरिया ए है, तो कितना फ्लक्स लिंक होगा उस सोलेनॉइड के साथ? The flux link, the total flux link with all the turns of solenoid. भाई आपको पता है फ्लक्स फाई इज B इंटू ए, और अगर n टर्न्स हो तो BAN. अच्छा, B कितना है भाई? म्यू नॉट छोटा है ना. एरिया कितना बोलो? ए बोलो. एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स? अगर n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और L उसकी लेंथ है, तो isn't the total number of turns NL? So what is your flux, people? What is your total flux? क्या बन जाता है? म्यू नॉट n स्क्वायर AIL. And now self inductance of the solenoid. You remember n phi is Li, तो L is n phi, मतलब total flux upon current. अब मेरे को ये मत बोलना सर n phi काहे नहीं लिखा. अरे n ले लिया ना यहाँ पे, अगर यहाँ नहीं लेते तो यहाँ ले लेते,
पर यहाँ ऑलरेडी टोटल फ्लक्स ले तो लिया है, इसलिए मैंने यहाँ n नहीं लिया। तो कितना हुआ, म्यू नॉट छोटा n स्क्वायर a l I अपॉन I कट, सो सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट n स्क्वायर a l। मस्त इक्वेशन है। अच्छा, ऑल्सो आपको पता है छोटा n इज बड़ा n बाय l, तो अगर मैं छोटे n को इस तरह लिखूं तो नीचे से l कट जाएगा, तो व्हाट इज बड़ा l, म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l। दिस इज द इक्वेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड, टोटल n टर्न्स, और अगर n टर्न्स टोटल नहीं दिया हुआ हो तो छोटा n टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो तो ये, एंड a is the area of cross section of the solenoid. This was lovely, and I think the last topic that we have to do before we end the day's play is of mutual induction. फिर से कहानी सुनाऊंगा एक आपको, और उसमें ध्रुविल भी होगा और कोई और भी होगा। ओके, सो आ रहा है मेरा फेवरेट, म्यूचुअल induction. And as I say, दो कॉइल है मेरे पास, एक कहानी सुनो। ओके, फिर से एक कहानी सुनाते हैं। ध्रुविल, मिशन टेम्पलेट रिमेन सेम। ध्रुविल मूवी देखने गया। ओके, मूवी वही थी अपनी कब्रिस्तान का चौकीदार, वही फेवरेट है अपनी, मैंने कभी देखी नहीं आज तक। तो ध्रुविल मूवी देखने का, हॉरर मूवी, एकदम धमाधम, एकदम ब्लड ब्लीड, एकदम गोर, जबरदस्त वायलेंस, और वो देख के घर आया, पर अपने घर नहीं आया इस बार वो विश्व के घर आया। विश्व अपना छोटे बैठा वहां पे, छोटे है ना, हाँ छोटे है वहां पे। तो इस बार ध्रुविल विश्व के घर आया और दोनों बैठे हैं, और ध्रुविल ने कहानी सुनाना शुरू किया कि भाई ऐसा होता है, और कब्रिस्तान में से ये सब भूत बीत रहता है, भूतनियां रहती हैं, और न जाने क्या क्या, न जाने क्या क्या। और ये सब सुन के विश्व के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा भय, बहुत ही ज्यादा डर आने लगा। उसको भी इमेजिन होने लगा कि उसने नल चालू किया, नल में से खून टपक रहा है, और भूतनियां उड़ती उड़ती आ रही हैं और उसको उठा के लेके जा रही है, न जाने क्या क्या। और इससे वो अंदर बहुत ही फड़फड़ा उठा। फिर वो उठा, फ्रिज खोला, ठंडा पानी पिया। ये हमारी सारी पिक्चर वहीं पे खत्म होती, सारी स्टोरी फ्रिज के ठंडे पानी के साथ। फिर से 3 क्वेश्चन, स्टोरीज ओवर, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, मूवी किसने देखी? ध्रुविल। डर किसको लगा? विश्व। हम ध्रुविल का तो देख ही नहीं रहे, मतलब ध्रुविल के अंदर क्या हुआ हम वो देख नहीं रहे, हम ध्रुविल का फंडा किसी और में देखने लगे, वो विश्व में। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पिक्चर किसने देखी? पिक्चर देखने वाला ध्रुविल, पर डर किसे लगता हुआ हमने देखा? विश्व। और फाइनली ठंडा पानी किसको पीना पड़ा? विश्व को। तो दिस इज व्हाट आई से अ क्लासिक केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। पिक्चर देखी ध्रुविल ने, पर उसका असर दिखाई दिया किसी और पे। कैन यू इमेजिन, कैन यू गेट एन आइडिया कि क्या होने वाला है? यहां पर 2 कॉइल है, कॉइल 1 जिसमें सिर्फ कॉइल है और गैल्वेनोमीटर है, कॉइल 2 जिसमें एक वेरिएबल बैटरी लगी हुई है, एंड करंट I2 इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। डू यू एग्री कि करंट I2 के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इस कॉइल में, और ये फील्ड इसके साथ भी लिंक होगा। क्योंकि बाजू में है ना, पड़ोसी है। करंट आया इसमें, फ्लक्स आया इसमें। कैन यू सी? सो देयर आर 2 कॉइल्स,
1 and 2 having number of turns N1 and N2. Current I2 flows through coil 2, and due to I2, magnetic field is produced in coil 2, which is also linked with coil 1, which is also linked with coil 1. Do you agree? Last time जैसा ही, जितना ज्यादा I2 होगा उतना ही ज्यादा फील्ड, उतना ही ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा कॉइल 1 के साथ. सो फ्लक्स linked with coil 1 is directly proportional to current through coil 2. Is this an agreeable statement? जितना I2 बढ़ेगा उतना फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा. किसके साथ? 1 के साथ. Alright, so phi 1 is proportional to I2. बराबर. So flux linked with coil 1, total flux की बात कर रहा हूं, is proportional to current through I2. Let me introduce a constant of proportionality. So phi 1 is M12 I2. सर ये कौन है M12? M12 is the mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2. तो क्या सर M जो है वो phi और I पे डिपेंड करता है? नहीं. M जो है वो दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, दोनों कॉइल कितने नजदीक रखे उस पे डिपेंड करता है, दोनों कॉइल के बीच में क्या मीडियम है उस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, एंड सो ऑन. So M is the mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2. Now, when I2 changes, then magnetic flux phi 1 changes. Hence, EMF is induced in coil 1. देखा आपने? I2 चेंज हुआ कॉइल 2 में, उसकी वजह से phi 1 चेंज हुआ कॉइल 1 में, एंड कॉइल 1 में फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF लिंक हुआ, EMF इंड्यूस हुआ कॉइल 1 में. पिक्चर ध्रुविल ने देखी, डर विश्व को लगा, पानी भी विश्व को पीना पड़ा. करंट कॉइल 2 में चेंज हो रहा है, बट फ्लक्स चेंज हो रहा है 1 में, एज अ रिजल्ट EMF भी इंड्यूस हो रहा है 1 में. तो एक चीज का असर दूसरे में जब देखा जाता है, इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन सबको पता ही है, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू माइनस एन या माइनस डी फाई 1 बाई डी टी, डजंट मैटर, ये नहीं है. एन लगा देते तो अच्छा रहता, एन लगा देते हैं, ले माइनस n1 d phi 1 by dt. Hey, what is n1 d phi 1 by dt? Isn't it वो n बाहर आ जाएगा, सेम टू सेम बात जैसा हमने l में किया था. तो epsilon 1 is minus m12 di2 by dt. Can you see this? जैसे n1 बाहर आ गया d phi 1 by dt, उसी तरह m बाहर आ गया di2 by dt. EMF in coil 1 is equal to minus M12 into change in current in coil 2 with respect to time. This is the equation for mutually induced EMF. उड़ाने का इसको अभी. This is the equation for mutually induced EMF. So equation 2 is the equation for mutually induced EMF. और ये जो M है ना, उसका भी SI यूनिट ऑफ M, अगर ध्यान से देखो तो वही वेबर पर एम्पियर ही है, वेबर पर एम्पियर, और यहां पे भी देखो तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर ही है.
एंड एज अ रिजल्ट हेनरी ही हो जाता है. सो हेनरी इज द एसआई यूनिट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस भी और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी. एक नोट में दे देता हूं जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी थियरम. मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव भी कर दूंगा. रेसिप्रोसिटी थियरम ये कहती है कि M12 इज सेम एज M21. अर्थात the mutual inductance of coil 1 with respect to 2 is equal to the mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1. कोई भी दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका विथ रिस्पेक्ट टू ये लो या इसका विथ रिस्पेक्ट टू ये लो वो सेम ही रहता. वी आर गोइंग टू प्रूव दिस नेक्स्ट टाइम. बट बिफोर आई डू मैं इंडक्टर्स के लिए आपको कुछ इक्वेशन देना चाहूंगा. भले बुक में नहीं है बट जेई वगैरह में काफी यूज होंगे. सपोज दो इंडक्टर सीरीज में है L1 एंड L2 दे आर इन सीरीज. तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस LS इज LS N1 प्लस L2. एकदम रेजिस्टर जैसा ही है उसका. कैपेसिटर का उल्टा था इफ यू रिमेंबर. एंड अगर दो इंडक्टर पैरेलल में है, इफ टू इंडक्टर्स आर इन पैरेलल, तो दिस इज L2, दिस इज L1. गंदे L1 और गंदे L2 हैं. तो 1 by LP is 1 by L1 plus 1 by L2. As I said, the equation for series and parallel connection of inductors is same as that for resistors. No change. बस capacitors का ही अलग है, इसका resistors के जैसा ही है. इसको यूटिलाइज करके मैं करने जा रहा हूं numerical number 6.8 and 6.9. Kindly open your textbooks. Numerical, we are going to do numerical 6.8 and 6.9. Let's check it out. Numerical 6.8. What does it say? It says current in the circuit falls from 5 ampere to 0 ampere. So I1 is 5 ampere, I2 is 0 ampere. In how much time? 0.1 second. So dt is 0.1 second. If the average EMF epsilon is 200 volt, what is the self inductance of the circuit? Okay, quite simple. Well, we know equation for self induced EMF, epsilon is minus L di by dt. Di is change in current, which is I2 minus I1 by dt. So epsilon कितना है? 200. माइनस एंड में निगलेक्ट कर दूंगा. I2 0 जरूरत पड़ी तो -5. dt कितना है? 0.1. वाह, 0 minus 5 is -5. -5 into -L is L, 5L by 0.1. So 200 into 0.1, that's 20 by 5. Isn't that 4 Henry? So L is 4 Henry. Beautiful numerical. Numerical 6.9 in the same breath. 6.9 क्या कह रहा है हमसे? A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. तो M, तुमको M12 M21 लिखने की जरूरत नहीं है, M चल जाएगा. Mutual inductance 1.5. If the current in one coil changes from 0 ampere to 20 ampere in 0.5 seconds, dt is 0.5 seconds, what is the change of flux linkage with the coil? भाई, उन्होंने आपसे EMF VMF नहीं मांगा है. ध्यान से लोग चढ़ी जाते हैं epsilon is minus M di by dt. अरे भाई, पर फ्लक्स चेंज मांगा है उन्होंने. Alright, we know flux linked with one coil is proportional to the current flowing
in other coil. So phi B is proportional to IA and हमने M बनाया था. So phi B is M into IA. Okay, utilizing this equation, अगर IA में change आएगा तो do you agree phi B में change आएगा? So delta phi B is M into delta I A. मैंने डेल्टा डेल्टा लगा दिया. M में कोई डेल्टा नहीं आता क्योंकि M तो कांस्टेंट है. So this is M I dash minus I जो A में फ्लो हो रहा है. M कितना है 1.5. I dash is how much 20. I is how much 0. And इसमें dt का सवाल ही नहीं है. dt का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि EMF नहीं फाइंड करना. So 120 minus 0 is 20. 20 into 1.5 is 30 Weber. But as a matter of homework, I would want someone to find the mutually induced EMF. Is this doable? Mutually induced EMF? Do you have any equation for mutually induced EMF? Epsilon is minus M di by dt. You got di, you got dt, you got M. You think that is possible? Sure? Yes, sir. All right. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का कार्यक्रम यहीं रोक देते हैं. हमने काफी कुछ कवर किया. एडी करंट्स किया, सेल्फ इंडक्शन किया, म्यूचुअल इंडक्शन किया, ध्रुविल की कहानियां देखी, रंगीन कहानियां सारी, और काफी हमने न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2, न्यूमेरिकल 6.8, 6.9 ये सब किए. आई होप यू गो होम एंड प्रैक्टिस देम एंड लेट मी नो. आई थिंक नेक्स्ट टाइम विल बी द लास्ट थियरी लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.